हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। मैं आपका क्वांट एजुकेटर अतुल चौधरी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग हेल्दी होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोग ए बी रूल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ए बी रूल के लगभग सभी पैटर्न्स हमने डिस्कस कर लिए थे। ए बी रूल का लास्ट पैटर्न हमारा रह गया था, तो आइए अब हम उसे डिस्कस करते हैं। तो ए बी रूल का जो लास्ट पैटर्न हमारा रह गया था, पहली बात तो ये हमने देखा कि ए बी रूल से कैसे हम अपने क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड्स कर सकते हैं। ठीक है, आप आई होप आपको सब अच्छे से सबको समझ भी आया होगा। तो उसका जो हमारा लास्ट पैटर्न रह गया है वो रह गया है हमारा कांस्टेंट प्रोडक्ट का। जब भी देखो समझते हैं क्या होता है, जब भी हमारा ए इंटू बी इज इक्वल टू सी, यानी कि जब भी हमारा c कांस्टेंट होता है, a इंटू बी इज इक्वल टू सी, यानी कि c जब भी हमारा कांस्टेंट होता है तो a जो है हमारा वो b के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात तो आप सभी लोग जहाँ तक के जानते भी होंगे। जैसे अगर मैं एक बेसिक एग्जांपल आप लोगों को बताऊं, हमारा रेट इंटू क्वांटिटी, रेट इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू हमारा एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, रेट इंटू क्वांटिटी हमारा एक्सपेंडिचर होता है। अब अगर मैं एक एग्जांपल आप लोगों को दूं, एक्सपेंड करने के लिए हमारे पास 100 रुपीज़ है। ठीक है, एक्सपेंडिचर के लिए हमारे पास 100 रुपीज़ है। अब अगर मैं बोलूं आपसे, एक बंदे ने 5 kg शुगर खरीदी, 5 kg शुगर 20 के रेट से। ठीक है, 20 के रेट से 5 kg शुगर खरीदी, तो एक्सपेंडिचर उसका कितना रहा? 100। ठीक है, लेकिन अगर शुगर का प्राइस 25 हो जाए, शुगर का प्राइस अगर 25 हो जाए तो क्वांटिटी हमारी कम हो जाएगी क्या? अगर हमें एक्सपेंडिचर सेम रखना है, अगर हमें एक्सपेंडिचर अपना सेम रखना है तो मेरी क्वांटिटी मुझे कम करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा रेट बढ़ गया है। तो ये चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अगर मेरा a इंटू बी इज इक्वल टू सी है और c मेरा कांस्टेंट रहने वाला है, जैसे हमारा एक्सपेंडिचर यहां भी 100 रुपीज है, यहां भी 100 रुपीज है, तो a मेरा b के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है, अगर मेरा a बढ़ रहा है तो b मेरा कम होगा। ठीक है, जैसे रेट इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर हो गया, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू मेरा डिस्टेंस होता है। देखो, अगर मेरी स्पीड में बढ़ा दूंगा, आप जनरल सी चीज समझो, आप एक जगह पे जा रहे हो, ठीक है, मान लो आप अपने घर से पार्क में जाते हो, तो आपके घर से पार्क की डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही रहती है हमेशा। भाई आज आप थोड़ा धीरे चल के गए तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, जनरल की बात है। लेकिन अगर कल आप दौड़ के जाओगे तो आपको टाइम कम लगेगा ना। तो ये जनरल सी बात है कि जब भी हमारी डिस्टेंस कांस्टेंट होगी तो अगर हम स्पीड बढ़ा लेंगे तो हमें जाने में टाइम कम लगेगा, यानी कि स्पीड और टाइम में हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हो गया। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे अगर मैं बताऊं, जैसे रेट और क्वांटिटी की बात है, अगर मान लो किसी चीज़ का रेट बढ़ जाए और एक्सपेंड करने के लिए हमारे पास पैसा सेम है तो हमें क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। अब ये चीज़ तो थी जनरल कि भाई 20 रुपीज़ था, 5 kg हम खरीद रहे थे। लेकिन अगर वही चीज़ परसेंटेज में बढ़े, भाई रेट अगर मेरा कुछ परसेंटेज से इंक्रीज हो जाए तो क्वांटिटी मेरी कितने परसेंट से मुझे डिक्रीज करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे अगर मैं यहीं पे इसी एग्जांपल की बात करूं, रेट मेरा यहाँ पे 5 बढ़ा, ठीक है, 5 रुपये का चेंज आया, 5 रुपये का मेरा चेंज आया। अगर मैं बात करूं, 5 रुपये का मेरा चेंज आया 20 पे। ठीक है, ये मेरा 1/4 हो गया। 1/4 मेरा कितना हो गया?
25% होता है मेरा 1/4, 25% होता है। शायद उधर दिख नहीं रहा होगा, इधर मैं बता देता हूँ आप लोगों को, एक सेकेंड भाई। अगर मैं यहाँ पे बताऊँ मेरा कितने का चेंज आया, मेरा 5 रुपीज़ का चेंज आया 20 पे। अगर मैं इनका वो बताऊँ रेशो लूँ तो 1/4 हो गया। 1/4 मेरा कितना होता है 25%। ठीक है। अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं मेरी 5 से 4 हो गई, यानी कि मेरा 1 का चेंज आया मेरा 5 पे। भाई 1 रुपया मेरा कम हो गया, पहले मेरी 5 रुपये थी अब 4 रुपये हो गई, लेकिन ओरिजिनल तो मेरी 5 रुपये थी। तो मेरा 1 का चेंज आया 5 पे, और 1/5 हमारा कितना होता है 20%। तो यही चीज मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे हमारे क्वेश्चंस होते हैं कि अगर मान लो वो बोल दे क्वेश्चन में कि भाई मेरा रेट 25% से इंक्रीज हुआ है, रेट मेरा किसी भी चीज का 25% से इंक्रीज हुआ है और एक्सपेंडिचर मुझे सेम रखना है, तो मुझे क्वांटिटी कितने % कम करनी पड़ेगी। और यही चीज तो हम एबी रूल में कर रहे थे भाई। जब भी मेरा चेंज हो रहा था कुछ परसेंटेज का, तो हम ये जैसे ए की इनकम बी से कुछ % ज़्यादा है, तो बी की इनकम ए से कितना % कम है, यही चीज़ तो हमने पिछली क्लास में डिस्कस की थी। तो ऐसे ही जब हमारा कांस्टेंट प्रोडक्ट होती है, जैसे ए इंटू बी, अगर सी मेरा कांस्टेंट है, जैसे रेट इंटू क्वांटिटी, एक्सपेंडिचर अगर मेरा कांस्टेंट है, तो मैं ये चीज़ भी तो परसेंटेज में ए बी रूल से कैलकुलेट कर सकता हूँ। शायद आपको अभी समझ ना आया हो और एग्जाम्पल से भी, तो अभी मैं जब एग्जाम्पल आप लोगों को कराऊंगा ना तो आपको खट से समझ में आ जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे देखो एग्जाम्पल देखो एक, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 16 2/3%। ठीक है, 16 से ही 2/3 से प्राइस बढ़ा दिया शुगर का। देन बाय हाउ मच % द कंजप्शन डिक्रीजेज सो दैट द एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। देखो वही बात है, एक्सपेंडिचर मैंने आपको क्या बोला था, अगर सेम रहेगा और प्राइस बढ़ेगा तो हमारी क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो वही यहाँ पे पूछा है कि कंजप्शन कितना कम होगा, यानी कि क्वांटिटी कितनी कम हो जाएगी जिससे हमारा एक्सपेंडिचर सेम रहे। ठीक है, अगर ये मेरा 16 2/3 है ना, 16 2/3% का मेरा चेंज है, तो अगर मैं इसकी रेशो पूछूं आपसे तो ये 1/6 होती है। फ्रैक्शन वैल्यू अगर मैं पूछूं तो ये 1/6 होती है मेरी 16 2/3 की। देखो सबसे पहले तो हम इसकी बेसिक अप्रोच सीखते हैं क्वेश्चन की। अगर मैं आपको बेसिक से इसे बताऊं तो मेरा क्या होता है, ये रेट है मेरा और ये क्वांटिटी है, तो रेट इंटू क्वांटिटी मेरा एक्सपेंडिचर होता है क्या भाई, रेट इंटू क्वांटिटी मेरा एक्सपेंडिचर होता है। अब अगर मैं रेट की बात करूं तो रेट मेरा 6 से, यानी कि 16 2/3 का परसेंट का चेंज है, यानी कि मेरा 6 से रेट 7 हो रहा है। ठीक है, रेट अगर मेरा पहले 6 था तो अब मेरा रेट 7 हो जाएगा। एक्सपेंडिचर हम लोगों को क्या बोला गया है, एक्सपेंडिचर हम लोगों को सेम बोला गया है, यानी कि एक्सपेंडिचर का रेशो जो हमारा 1:1 हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर हमारा दोनों कंडीशन में सेम रहने वाला है। अब अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं, मान लीजिए पहले हमारी x kg आ रही थी क्वांटिटी, अगर पहले x kg आ रही थी, अब y kg अगर हम खरीद पा रहे हैं, ठीक है, तो x और y की अगर मैं रेशो की आप लोगों से बात करूं तो x और y की अगर मैं रेशो की बात करूं तो मेरे x की वैल्यू ये हो जाएगी रेट इंटू, तो ये 1/6 हो जाएगी मेरी। ठीक है, क्योंकि भाई रेट इंटू क्वांटिटी अगर एक्सपेंडिचर है भाई 6 इंटू एक्स अगर 1 है तो x की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो 6 इसके अपॉन में आ जाएगा। तो वही चीज़ मेरी है कि भाई x की वैल्यू 1/6 हो गई, ऐसे ही y की वैल्यू 1/7 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, अब इस रेशो को इक्वेट करने के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर दें भाई 6 इधर हो जाएगा, 7 मेरा ये हो गया, 7:6 हो गई मेरी रेशो। ठीक है, मेरी रेशो 7:6 हो गई, यानी कि मेरा कितना चेंज हो गया क्वांटिटी में, क्वांटिटी में मेरा 1 का चेंज हो गया। ठीक है भाई, क्वांटिटी जो है मेरी वो 1 डिक्रीज हो गई, लेकिन किस पे डिक्रीज हो गई, 7 पे वो मेरी डिक्रीज हो गई। और 1/7 की अगर मैं आप लोगों से परसेंटेज पूछूं तो 1/7 कितना होता है हमारा 14
2/7%। ठीक है, 1/7 मेरा कितना होता है 14, 2/7%। देखो ये तो मेरी बेसिक अप्रोच थी इस क्वेश्चन को करने की, लेकिन मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि अगर हम बेसिक से चलेंगे तो कहां तक हम, देखो कितना टाइम मुझे इसमें लगा है। लेकिन अगर मैं सिंपल सी, जैसे हम पिछली क्लास में ए बी रूल पढ़ रहे थे, अगर मैं इसे ए बी रूल से करूं तो ये मेरा कितना जल्दी हो जाएगा। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, अगर मेरा इंक्रीज है तो हम क्या करेंगे, प्लस लिखेंगे। ठीक है, अगर मेरा इंक्रीज बोला गया है मुझे कि 16 2/3 का इंक्रीज है, देखो ये तो हमारा बेसिक था। अब अगर हम ए बी रूल की बात करें तो अगर मेरा प्लस के 1/6 मतलब 16 2/3% का अगर मेरा इंक्रीज है, चलो इसे इरेज ही कर देता हूँ क्योंकि वहाँ तो आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ठीक है, बेसिक आप लोग समझ गए ना, बेसिक अप्रोच मैंने आप लोगों को दिखा दी। ए बी रूल में क्या था हमारा, अगर हमारा इंक्रीज है तो हम क्या करते थे प्लस 1/6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, साइन हमारा चेंज हो जाएगा, न्यूमरेटर सेम रखेंगे और 6 + 1 7। ठीक है भाई, ये मेरा 1/6 का इंक्रीज था तो मेरा जो डिक्रीज होगा वो 1/7 का होगा, क्योंकि 6 + 1 7, न्यूमरेटर हम सेम रखते हैं और वैल्यू हमारी ऐड करके हम लिख देते हैं। और 1/7 का चेंज अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो मेरा 14 2/7% ही आया क्या। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर हम बेसिक से अगर क्वेश्चन को करने जाएंगे तो हमारा कितना टाइम लगने वाला है, और इससे अगर आप लोग करोगे तो आपका कितना टाइम बचने वाला है। और कंपटीशन में टाइम की वैल्यूज आप लोग सभी जानते हैं, और क्योंकि हमें टाइम को ही तो बीट करना है भाई। अगर हमारा कॉम्पिटिटर बेसिक से क्वेश्चन बना रहा है तो हमें उसके से एक अप्रोच आगे जाना है, यानी कि हमें ये वाली अप्रोच डेवलप करनी है अपनी, जिससे हम क्वेश्चन को और तेज कर पाएँ और बेहतर तरीके से सीख पाएँ। और ऐसा भी नहीं है कि भाई आप यहाँ पे आके सीख लेंगे और फिर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप लोगों को चीज़ें समझ आ जाएंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको खुद से भी प्रैक्टिस इस चीज़ की करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो आप लोगों को ये अप्रोच डेवलप होने लगेंगी। धीरे धीरे आप लोगों को समझ आने लगेगा कि कहाँ कहाँ मेरा ए बी रूल अप्लाई मैं कर सकता हूँ और कहाँ कहाँ नहीं कर सकता। जैसे पिछली क्लास में भी मैंने आप लोगों को कितने सारे एग्जाम्पल कराए थे कहाँ कहाँ ए बी रूल अप्लाई हो सकता है। और जैसे एक और एग्जाम्पल देखो, सेम ही उसका है। ठीक है, द प्राइस ऑफ राइस राइजेज बाय 20%, by how much % should the consumption of rice be reduced so that the expenditure does not change। देखो एक्सपेंडिचर चेंज नहीं होना चाहिए, सीधी बात है, कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशो का क्वेश्चन है। तो और हमारा जो प्राइस का राइज है वो 20% है, तो 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू अगर मैं आप लोगों से पूछूं मेरी 1/5 ही होती है क्या, 1/5 होती है ना मेरी। तो मेरा प्लस का साइन लगाऊंगा, 1/5 का इंक्रीज दिखाऊंगा और न्यूमरेटर में सेम रखूंगा और 5 + 1 6 कर दूंगा, और 1/6 मेरा 16 2/3%। अगर तो मेरा आंसर आ गया 16 2/3% की मेरी कंजप्शन में मुझे डिक्रीमेंट करना पड़ेगा अगर मेरा प्राइस 1/5 से बढ़ रहा है, यानी कि 20% से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर मेरा एक्सपेंडिचर सेम है और प्राइस मेरा 20% से बढ़ रहा है तो मुझे 1/6 का अपनी क्वांटिटी में डिक्रीज करना पड़ेगा, यानी कि 16 2/3 का मुझे अपने कंजप्शन में डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोगों को और चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई हैं। अब देखो एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को कराऊंगा तो और अच्छे से। अब देखो एग्जांपल आप देखो, फिर मैं समझाता हूँ। लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20%, बाय व्हाट % इट्स ब्रेथ शुड बी डिक्रीज्ड सो दैट द एरिया डज नॉट चेंज। यानी कि एरिया में अगर कोई चेंज ना आए और लेंथ मेरी 20% से इंक्रीज हो जाए तो मुझे ब्रेथ कितने % से डिक्रीज करनी पड़ेगी। भाई अगर मैं आप लोगों से पूछूं एरिया मेरा रेक्टेंगल का क्या होता है, L × B = मेरा एरिया होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ = एरिया होता है मेरा रेक्टेंगल का। तो क्या ये कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशो का क्वेश्चन नहीं हो गया क्या भाई। अगर मेरी लेंथ यानी कि एक क्वांटिटी अगर मेरी बढ़ रही है तो दूसरी मुझे कम करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी तीसरी क्वांटिटी जो मुझे बोला गया है वो सेम रहना चाहिए, यानी कि हमारे एरिया में कोई चेंज नहीं होना चाहिए।
तो इसमें भी मैं ये भी रूल आराम से लगा सकता हूँ ना। तो मेरी लेंथ क्या कितनी बढ़ाई बोली गई है मुझे 20% का चेंज बोला गया है। 20% मेरा कितना होता है 1/5 और इंक्रीज बोला गया है तो मेरा पॉजिटिव, और ये मेरा 1/6 क्या है इसका भी मेरा 16/3%, 16/3% से मुझे डिक्रीज करना पड़ेगा क्या भाई। क्वेश्चन ये सेम है, सिर्फ लैंग्वेज बदल गई। वहां पे मेरा क्वांटिटी और कंजप्शन था, यहां पे मेरा लेंथ ब्रेथ और एरिया आ गया। क्वेश्चन मेरे सेम है और सेम अप्रोच लगेगी, ठीक है। आंसर भी देखो, वहां भी 20% का चेंज हो रहा था, यहां भी 20% का चेंज हो रहा है। ब्रेथ में 1/6 का से हमें डिक्रीज करनी पड़ेगी क्योंकि हमें एरिया कांस्टेंट रखना है। वहां पे भी तो यही था भाई, रेट अगर 20% से बढ़ रहा है तो कंजप्शन हमें कितने परसेंट से डिक्रीज करना पड़ेगा, वहां भी हमें 16/2/3 से। तो सिर्फ ये देखो कि सिर्फ लैंग्वेज चेंज हो रही है, क्वेश्चन तो मेरा सेम ही है और करने का तरीका भी मेरा सेम ही रहने वाला है। तो सिर्फ लैंग्वेज बदलती है, क्वेश्चन के तरीके नहीं बदलते, ठीक है। और ये चीज हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस से खुद में डेवलप करनी चाहिए, ठीक है। कि किस क्वेश्चन में, अब बहुत सारे लोगों को लगता है जब वो क्वेश्चन पढ़ते हैं लेंथ, मान लो लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया पढ़ लिया, तो वो डायरेक्ट सोचेंगे कि ये तो मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। लेकिन ये क्वेश्चन मेंसुरेशन का था क्या? नहीं था। देखो एक और एग्जांपल करते हैं। देखो क्वेश्चन पढ़ो, ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीज्ड बाय 10%, बाय व्हाट परसेंट लेंथ शुड बी इंक्रीज्ड सो दैट देयर इज नो चेंज इन एरिया। भाई फिर से वही बोला गया है कि एरिया में कोई चेंज नहीं होना चाहिए और इस बार ब्रेथ डिक्रीज हुई है, ठीक है। और ब्रेथ हमारी कितने से डिक्रीज हुई है? 10% से। 10% की अगर मैं आपसे फ्रैक्शन वैल्यू पूछूं मेरी 1/10 होती है क्या? और क्योंकि डिक्रीज की बात की गई है तो नेगेटिव साइन मैंने लगा दिया। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं, न्यूमरेटर मेरा सेम और 10 - 1 मेरा कितना 9 और 1/9 मेरा कितना होता है 11:1/9% से मुझे अगर मेरी ब्रेथ 10% से डिक्रीज हो रही है तो मेरी लेंथ 11:1/9% से मुझे बढ़ानी पड़ेगी अगर मुझे अपना एरिया रेक्टेंगल का सेम रखना है तब, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट एग्जांपल था उस टाइप का एबी रूल का जो हमारे पिछली बार रह गए थे कुछ चीज़ें। तो ये चीज़ आप समझ पाए कि जब भी हमारी प्रोडक्ट हमारी मतलब कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशो वाले क्वेश्चन, यानी कि रेट इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, और यही चीज़ हमारी सेम स्पीड इनटू डिस्टेंस इज इक्वल स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस पे भी यही अप्लाई हो जाती है। जैसे हमारा अगर स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस है तो इसे बच्चे स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन समझ लेते हैं। जैसे स्पीड में हमें कुछ इंक्रीमेंट दे दिया, जैसे अगर मैं बात करूं कि स्पीड अगर मेरी 10% ही डिक्रीज हो गई तो मेरा टाइम कितने परसेंट से बढ़ जाएगा? तो मेरा टाइम 11:1/9% से ही बढ़ जाएगा अगर डिस्टेंस मुझे कांस्टेंट रखनी है, ठीक है। या फिर जैसे हमने पिछला एग्जांपल डिस्कस किया था, जैसे लेंथ हमारी 20% से इंक्रीज हुई थी, अगर स्पीड मेरी 20% से इंक्रीज हो जाएगी, स्पीड मेरी 20% से इंक्रीज हो जाएगी तो टाइम मेरा वैसे ही 16/2/3 आंसर आया था ना हमारा, 16/2/3% से हमारा टाइम डिक्रीज हो जाएगा अगर हमें डिस्टेंस हमारी सेम रखनी है, ठीक है। जब भी हमारा प्रोडक्ट की बात होगी और तीसरी टर्म हमारी कांस्टेंट हम रखेंगे तो हमारा ए बी रूल तुरंत अप्लाई हो जाएगा और क्वेश्चन हम लोग बहुत तेजी के साथ कर पाएंगे। और ये तो आप जानते हैं कि हमें 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। आई होप सभी को समझ आया होगा। और जिन्होंने मतलब ए बी रूल अगर अच्छे से नहीं समझा है तो आप लोग हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, नंबर 5th परसेंटेज डे 5 आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग अपनी क्लास को आगे लेके चलते हैं। अब हम बात करेंगे सक्सेसिव चेंज के बारे में। अब तक क्या था, अब तक हम सिंगल चेंज के बारे में डिस्कस कर रहे थे, अब हम अपनी क्लास को आगे कर चलते हैं और सक्सेसिव के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब हम सक्सेसिव केस के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे अब तक हमारा क्या था, अब तक हमारा सिंगल चेंज हो रहा था, ठीक है। जैसे हमारा 10% से वैल्यू बढ़ गई, 20% से बढ़ गई। ऐसे ही अगर हमारा चेंज हमारी किसी वैल्यू पर 2 बार हो जाए या 3 बार हो जाए, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मेरी एक वैल्यू है, पहले वो 20% से बढ़ जाए, ठीक है, फिर वो 30% से बढ़ जाए, ठीक है। मेरी कोई भी एक वैल्यू है, पहले वो 20% से बढ़ जाए, फिर वो 30% से बढ़ जाए, ठीक है। तो मेरा नेट चेंज
जो है मेरा नेट परसेंटेज चेंज जो उस वैल्यू पे आया वो कितना होगा। ठीक है, नेट चेंज से मेरा मतलब है पहले मेरी वैल्यू 20% बढ़ी, फिर मेरी वैल्यू 30% बढ़ी, तो इन दोनों की बढ़ने की वजह से मेरा वैल्यू पे नेट चेंज कितना आया वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे अगर मैं एक वैल्यू मान लो मेरी वैल्यू 100 थी, ठीक है, मेरी वैल्यू 100 थी, वो 20% से इंक्रीज़ हुई, ठीक है, 20% से वो इंक्रीज़ हुई, तो 100 का 20% मेरा 20 होता है, यानी कि वो वैल्यू मेरी 120 हो जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं 30% से इसे फिर से इंक्रीज़ कर रहा हूँ, 30% से अगर मैं इसे फिर से इंक्रीज़ कर रहा हूँ, तो ये मेरा 12×36 यानी कि 36 बढ़ जाएगी। भाई परसेंटेज कैसे निकाली मैंने, क्योंकि मेरा परसेंटेज है तो 2 जीरो लेके चले गए, और 12×36 यानी कि 36, यानी कि 12 × 3 मेरा 36, इसकी वैल्यू आ जाएगी 30%। ठीक है, समझ पाए ना भाई, परसेंटेज मेरी 2 जीरो लेके चले गए और 12 × 3 यानी कि 36 ये और इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी कि ये मेरी वैल्यू हो जाएगी 156। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि भाई ये 30% मुझे बढ़ाना था, तो 10% मैंने आप लोगों को क्या बताया था भाई, पॉइंट अगर एक तरफ एक लेफ्ट में अगर हम शिफ्ट कर दें तो वो हमारी 10% की वैल्यू होती है। तो 10% की अगर मेरी 12 वैल्यू हो गई तो 30% की मेरी इंटू 3 करके निकाल दूंगा। क्या 10% अगर मेरा 12 है तो 30% मेरा इंटू 3, 12 × 3 36, और अगर ये 36 इंक्रीज़ हो रहा है 30% की वजह से, तो ये 120 + 36 156 हो गया मेरा। ठीक है, अब अगर मैं नेट चेंज की बात करूं तो मेरा नेट चेंज कितने का आया, मेरा नेट चेंज आया 56 का। ठीक है, 56 का, और 56 का चेंज अगर 100 पे आ रहा है तो 100 ही तो हमारी परसेंटेज होती है भाई। हम अपनी परसेंटेज जो कैलकुलेट करते हैं वो 100 पे ही तो करते हैं, यानी कि 56 का अगर मेरा नेट चेंज है और वो 100 पे ही है, तो क्या मैं इसे बोल सकता हूँ कि ये मेरा 56% का नेट चेंज आया। ठीक है, अब देखो ये तो थी जनरल बात। अब सक्सेसिव के लिए हमारे पास ना एक फॉर्मूला होता है। ये मेरा अगर मैं टाइप 1 बोलूँ इसे, अगर ये मेरा करने का टाइप 1 था, तो सक्सेसिव का मेरा एक फॉर्मूला होता है जिसे हम बोलते हैं S = A + B + AB/100। ठीक है, सक्सेसिव का मेरा एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है जो होता है मेरा A + B + AB/100। जैसे मेरा 20% और 30% है, तो अगर मैं 20% को A मानूं, यानी कि A अगर मेरा 20% है और B अगर मेरा 30% है, तो अगर मैं इन दोनों को फॉर्मूले में अपने पुट करूं, और क्योंकि ये मेरे इंक्रीज हैं, देखो इस फॉर्मूले में हम ना साइन के हिसाब से रखते हैं। अगर ये मेरी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, जैसे अगर 20% का इंक्रीज है तो हम इसे पॉजिटिव बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मेरा इंक्रीज है, इंक्रीमेंट है, तो मेरी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यानी कि 20, जब मैं ए की वैल्यू 20% अपनी रखूँगा तो वो मेरी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और अगर ये भी जैसे 30%, अभी तो मेरा इंक्रीज ही है, अभी मैं आपको डिक्रीमेंट में भी बताऊंगा तो आप समझ पाएंगे। ठीक है, अभी अगर मैं 20% रखूं तो ये मेरा 20 प्लस ये मेरा 30, ठीक है, +20 × 30/100 अगर मैं करूंगा तो ये मेरा 20 + 30 ये मेरा 50 हो जाएगा, और प्लस भाई ये 2 जीरो मेरी चली जाएंगी और 2 3 जा, ये मेरा 6 हो जाएगा। तो क्या मेरी 56% का चेंज आ गया क्या? 50 + 6 मेरा 56% का ही चेंज आया गया। तो आप लोगों ने देखा कि अगर मैं फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू रखूं तो भी मेरा 56% ही आया है, और अगर मैं जनरल वे में जाऊंगा तो भी मेरा 56% ही आंसर आएगा। ठीक है, अब अगर एक और चीज़ मैं आपसे डिस्कस करूं, भाई ये मेरा सक्सेसिव का मेरा फॉर्मूला हो गया, लेकिन अगर मैं एक चीज़ आपको और बताऊं, इसे मैं इरेज कर देता हूं, आप लोग समझ गए होंगे ये भी। भाई अगर मैं इसी के टाइप 3 की बात करूं तो वो मेरा क्या होता है, एक रेशो होती है, रेशो मेथड हम लोग उसे बोलते हैं। तो वो भी आप लोग यहीं पे समझिए
भाई अगर मेरा 20% का इंक्रीमेंट है, 20% की अगर मैं आप लोगों से फ्रैक्शनल वैल्यू पूछूं तो 20% की मेरी फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 होती है क्या? और अगर मैं 30% की आप लोगों से फ्रैक्शनल वैल्यू पूछूं तो ये मेरी 3/10 होती है। 30% मेरा 3/10 होता है। ठीक है, अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि भाई ये मेरा 20% का चेंज था, यानी कि 20% का इंक्रीज था, यानी कि मेरी वैल्यू 5 से 6 हो रही थी, मेरी वैल्यू 5 से 6 हो रही थी। और अगर यहाँ मैं बात करूँ 30% का चेंज, तो मेरी वैल्यू 10 से 13 हो रही थी। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पूछूँ 5 10 जा 50 और 13 6 78, यानी कि 13 6 जा 78। अगर मैं यहाँ नेट चेंज देखूँ तो मेरा 28 का चेंज है क्या भाई? 50 70 20 प्लस 8 28 का चेंज। अगर 50 पे 28 का चेंज अगर मेरा 50 पे है और मैं इसे परसेंटेज में निकालूं तो 52 जा और 28 2 जा, मतलब 50 से 2 टाइम्स 100 और 28 इंटू 2 मेरा 56% ही आया क्या? मेरा 56% ही आया क्या? तो देखो मैंने आप लोगों को 3 मेथड समझाए। जो पहला मेथड मैंने आप लोगों को बताया था उसे हम बोलते हैं लाइन मेथड। अगर मेरी अभी ये चीज़ और समझो आप, अगर मेरी वैल्यू सिंपल है, सिंपल वैल्यू में अगर मैं आपको बताऊं जैसे 20 30 40 50, यानी कि 0 लास्ट में, जैसे यूनिट डिजिट में अगर मेरा 0 है तो हम लोग लाइन मेथड से भी क्वेश्चन अपना बना सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं जैसे फॉर्मूले की, तो फॉर्मूले में हम लोग ये वैल्यू रखे तो फॉर्मूले से हम लोग जल्दी कैलकुलेट कर ही सकते हैं। ठीक है, अगर या फिर अगर मैं बताऊं अगर इंटीजर आ जाए हमारा जैसे 1 2 3 4, जैसे 1% का इंक्रीज हो गया, फिर 2% का इंक्रीज हो गया, तो फॉर्मूले में हम 1 2 रख के हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं, अभी दूंगा। ठीक है, और ये मेरा रेशो मेथड हो गया, ये मेरा बेस्ट रहता है। रेशो मेथड को हम लोग बेस्ट समझते हैं किसके लिए? जब हमारी परसेंटेजेस फ्रैक्शन में होती हैं। जैसे मेरा 14 2/7% हो गया, 16 2/3% हो गया। ठीक है, जब भी, या 37.5 हो गया। ठीक है, जब भी हमारी फ्रैक्शन में इंक्रीज या डिक्रीज देते हैं, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन में परसेंटेज होती है, तो हमारे लिए बेस्ट अप्रोच क्या होती है क्वेश्चन करने की? वो होती है रेशो मेथड। अगर हमारी इंटीजर में वैल्यू है जैसे 1 2 3 4, ठीक है, उसके लिए हमारा क्या होता है बेस्ट? उसके लिए हमारा बेस्ट होता है सक्सेसिव। और अगर मेरी वैल्यू जैसे 20 30 40 सिंपल वैल्यू है जिसमें यूनिट डिजिट हमारी 0 होती है, क्योंकि जब भी हमारी यूनिट डिजिट 0 होती है तो हम लोगों को परसेंटेज बहुत इजीली कैलकुलेट कर पाते हैं। इसीलिए इसके लिए हमारा लाइन मेथड बेस्ट होता है। या फिर हम इसमें सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, या फिर हम इसमें अगर हमारी वैल्यू सिंपल है तो फिर हम इसमें हम कोई भी अप्रोच लगा सकते हैं, हमको टाइम कम ही लगता है। वैसे तो बेस्ट इस चीज़ के लिए भी सक्सेसिव का फॉर्मूला ही होता है, क्योंकि सीधा हमें क्या करना है, अगर हमारी स्पीड अच्छी हो जाए और सक्सेसिव से हम लोग तेज़ी से निकाल पाएँ तो हम लोग यहीं पे इसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई 20 + 30 50 और 2 3 जा 6, यानी कि 56% का मेरा नेट चेंज हो जाएगा। ये हम आंखों में भी समझ सकते हैं, क्योंकि मेरा चेंज कैसे निकलता है a + b + ab × 100। अब क्योंकि हमारा दोनों वैल्यू में 0 है तो 0 मेरा परसेंटेज को लेकर चला जाएगा। भाई मेरे 0 जो है मेरा 100 को कट कर देंगी। और वैसे 2 × 3, अगर मान लो यहाँ 10 और 30% का चेंज होता तो 3, यानी कि 53% का, मतलब चलो करके ही दिखा देता हूँ एक बार और। जैसे अगर हम बात करें जैसे अगर हम बात करें कि भाई ये मेरा 10% का इंक्रीज है और 20% का मेरा डिक्रीज है। ठीक है, अब ये भी समझ लेते हैं। भाई ये तो मेरी ए की वैल्यू हो गई, ये मेरा 10% हो गया, और ये मेरा बी की वैल्यू हो गई, ये मेरी 20% हो गई। अगर मैं अब देखो, क्योंकि ये 20% डिक्रीज है तो हम क्या करेंगे, तो ए को तो हम लिखेंगे 10%, ठीक है,
प्लस बी को हम कैसे लिखेंगे, बी को हम, क्योंकि हमारा ये डिक्रीज्ड दिखा रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस के 20%। भाई ए प्लस बी, बी की वैल्यू क्योंकि हमारी नेगेटिव में है, क्योंकि ये डिक्रीमेंट शो कर रहा है, तो हम लोग माइनस का साइन लगा के लिखेंगे। फिर से प्लस ए यानी कि हमारा 10% है, और बी हमारा कितना है, माइनस के 20%, और अपॉन हम लोग क्या करेंगे, 100। ठीक है। अब 20 और मतलब 20 प्लस 10, तो क्या ये हमारा माइनस का 10 होगा क्या, माइनस का 10%। और अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये मेरा 20 इंटू 10 200 अपॉन 100, 200 अपॉन 100 यानी कि ये माइनस का 2% मेरी वैल्यू आ जाएगी क्या भाई, ये 200 हो जाएगा, तो 2 0 से 2 0, तो मेरा माइनस का 2 बार बचेगा। ठीक है, तो मेरा माइनस के 12% का नेट चेंज आ जाएगा क्या भाई, माइनस के 12% का मेरा नेट चेंज हो जाएगा अगर मेरी वैल्यू 10% से बढ़ रही है और 20% से डिक्रीज हो रही है। अगर मैं इसे रेशो से आप लोगों को बताऊं, तो क्योंकि मेरी वैल्यू 10% की अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू पूछूं, तो मेरी 10 से ये वैल्यू 11 हो रही है, क्योंकि हमारा इंक्रीज हो रहा है। और अगर 20% डिक्रीज हो रही है, तो 20% की हमारी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, तो यानी कि मेरी वैल्यू 5 से 4 हो गई, यानी कि मेरी वैल्यू 10 इंटू 5 50 से 11 इंटू 4 44 हो गई, यानी कि मेरा कितने का चेंज हो गया, 6 का चेंज हो गया। 6 का चेंज मेरा कितने पे हो गया, 50 पे। और क्योंकि ये माइनस का चेंज हुआ है, माइनस के इंटू 100%, भाई ये जो चेंज है मेरा 50 से 44 अगर मैं जा रहा हूँ, तो मेरा माइनस के 6 का चेंज है ना, और माइनस के 6 का चेंज मेरा 50 पे है, तो 50 से 2 टाइम्स और 6 टू जा मेरा माइनस के 12% वैल्यू आ जाएगी क्या। अगर मैं इसे रेशो से भी करूं, ये डिफ्रेंशिएट कर देता हूं। ठीक है, अगर मैं इसे रेशो से भी दिखाऊं तो मेरी 12% ही आ रही है क्या माइनस के, और अगर मैंने सक्सेसिव से किया तो भी मेरे 12% ही आया क्या। अगर मैं एक और एग्जांपल आप लोगों को बताऊं, भाई देखो, अगर आप सक्सेसिव सीखेंगे तो आपको बहुत चीज़ें समझ आ जाएंगी और बहुत इजीली आप लोग क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगर मैं देखो फिर से अगर मैं बताऊं, अगर मेरी वैल्यू 20% से ही तो डिक्रीज हो जाए फिर से, ठीक है, और 25% का मेरा इंक्रीज हो जाए। ठीक है, ये मेरी ए की वैल्यू है, ये मेरी बी की वैल्यू है। ए की वैल्यू मैं क्या रखूंगा, माइनस के 20% प्लस के मेरा 25% और प्लस के माइनस के 20% इंटू 25% अपॉन 100। ठीक है, तो ये मेरा प्लस का 5 आ जाएगा, और प्लस अगर मैं बात करूं तो 25 इंटू 2 50, ये मेरा 500 हो जाएगा। ठीक है, 25 इंटू 2 50 और 0 यानी कि 500, और 500 अपॉन में 100 है, तो ये मेरी वैल्यू माइनस का 5% आ जाएगी क्या भाई। 25 इंटू 20 मेरा 500 अपॉन 100 यानी कि 2 0 से 2 0, और क्योंकि माइनस की वैल्यू मेरी आएगी तो माइनस के 5%, और 5% से मेरा 5% कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा पॉजिटिव है, ये मेरा नेगेटिव है, तो मेरा नेट चेंज कितना आ गया, मेरा नेट चेंज आ गया 0%। अगर मेरी वैल्यू 20% से डिक्रीज हो रही है और 25% से इंक्रीज हो रही है, तो मेरा नेट कितना आ गया, 0%। ठीक है, तो आई होप आप लोग फॉर्मूला समझ पाए होंगे कैसे हम लोग वैल्यू रखते हैं। अगर हमारी वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो हम लोग नेगेटिव साइन के साथ रखते हैं, अगर मेरी वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो हम लोग पॉजिटिव साइन के साथ रखते हैं, और हमारा फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया भाई, अगर मेरी वैल्यू इंटीजर में है, जैसे 1%, 2%, 3%, ठीक है, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, अगर मेरी इंटीजर वैल्यू है तो फॉर्मूला मेरा बेस्ट होता है कैलकुलेट करने के लिए, नेट परसेंटेज चेंज। अगर मेरी सिंपल वैल्यू है, जैसे 20% का चेंज, 10% का चेंज, 30% का चेंज,
तो इसके लिए हम लोग रेशो मेथड से भी जा सकते हैं और सक्सेसिव वाला फॉर्मूला भी इसमें हम लगा सकते हैं। लेकिन अगर मेरा फ्रैक्शन वैल्यू वाली वैल्यूज़ हैं, जैसे 14 2/7% की बात करूं, 16 2/3% की बात करूं, 37.5% की बात करूं, तो इसमें हम लोग अगर हम सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो आप खुद सोचो, अगर मैं सक्सेसिव का फॉर्मूला यहाँ पे लगाऊंगा तो मेरे लिए कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी चीज़ें। तो जब भी हमारा मिक्स फ्रैक्शन वाली बात होती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रेशो मेथड से जाते हैं। ठीक है, तो आई थिंक मैंने आप लोगों को बता दिया कि कैसे अपने फॉर्मूला, भाई एक चेंज एक फॉर्मूले पे हमें रेस्ट्रिक्ट नहीं होना। ठीक है, हमें हर मेथड को सीखना है, और जब मैं एग्जांपल कराऊंगा तो आप लोग हर मेथड को समझ जाएंगे अच्छे से और कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। क्योंकि अब हम सक्सेसिव चेंज के, मतलब ये तो सक्सेसिव चेंज फॉर्मूले की बात करी, सक्सेसिव चेंज के ही बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे कि हमारी वैल्यू एक बार बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, कभी बढ़ रही है, फिर से कम हो जा रही है। तो मतलब एक बार चेंज होगी, 2 बार चेंज होगी, 3 बार, 4 बार वही चेंज हो रही है। तो हम लोग कैसे अप्रोच क्वेश्चंस को करते हैं, और अप्रोच ही हमारी मायने रखती है। तो चलिए फिर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो देखो एग्जाम्पल देखो क्या लिखा हुआ है, द प्राइस ऑफ ए टीवी इज डिक्रीज्ड बाय 10%। ठीक है, प्राइस ऑफ ए टीवी इज डिक्रीज्ड बाय 10% एंड अगेन इट इज रिड्यूस्ड बाय 10%। ठीक है, फाइंड द कंबाइंड डिक्रीमेंट। देखो नेट चेंज की हमें बात पूछी गई है। पहले भी हमारा 10% का डिक्रीज हुआ, फिर से हमारा 10% का डिक्रीज हुआ। भाई 10% का पहले डिक्रीज हुआ, फिर 10% का फिर से, मतलब 10% का हमारा फिर से डिक्रीज हुआ। और हमसे क्या पूछा गया है, नेट डिक्रीज पूछा गया है। यानी कि जो मैंने आप लोगों को बताया था, भाई नेट डिक्रीज जब भी हमें निकालना है तो हमें क्या लगाना है, सक्सेसिव लगा देना है। और क्योंकि हमारा डिक्रीज हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, S इज इक्वल टू, भाई ये मेरी A है, ये मेरा B है, तो A भी मेरा डिक्रीमेंट है और B भी मेरा डिक्रीमेंट है। तो A प्लस B प्लस के A इंटू B अपॉन 100। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं, भाई ये मेरा माइनस के 10 है, ये मेरा माइनस के 10 है, तो माइनस के 10 और माइनस के 10 माइनस के 20% मेरा हो जाएगा क्या। और अगर मैं यहाँ बात करूँ तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव मेरा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव मेरा पॉजिटिव होता है। और ये मेरा 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, और 100 अपॉन 100 ये मेरी वैल्यू 1 आ जाएगी क्या। तो मेरा माइनस के 19% का नेट चेंज आ जाएगा क्या, माइनस के 19% का मेरा नेट चेंज आ जाएगा क्या। भाई ये मैंने सक्सेसिव से इसका नेट डिक्रीमेंट निकाल दिया कि भाई अगर मेरा 2 बार किसी भी वैल्यू में डिक्रीमेंट होगा तो वो मेरा नेट डिक्रीमेंट कितना करेगा, 19% का करेगा। अगर मेरा पहले भी 10% डिक्रीज हो रहा है और फिर से 10% डिक्रीज हो रहा है। अगर मैं आप लोगों को देखूं तो हम लोग अगर ये तो मैंने सक्सेसिव लगा के बता दिया आपको, अगर मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक ही अप्रोच बताऊं इस क्वेश्चन की, तो पहले हम लोग क्या करते थे, भाई बेसिक से अगर हमें इस क्वेश्चन को करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू मानेंगे 100। ठीक है, 100 हम कोई भी वैल्यू मानते हैं। भाई हमारे प्रोडक्ट का, भाई जो टीवी था, टीवी की बात हो रही थी ना सॉरी, अगर हमारा टीवी का मान लिया हमने प्राइस 100 था। ठीक है, और 100 से 10% डिक्रीज हुआ, और अगर मैं 100 पे 10% का डिक्रीज बताऊं तो मेरा माइनस के 10 का डिक्रीज में होगा। भाई 100 का 10% मेरा 10 होता है, मेरी वैल्यू 90 हो जाएगी, और फिर से मेरा 10% का डिक्रीज है। ठीक है, फिर से मेरा 10% का डिक्रीज है, तो 10% मेरा 90 का कितना हो जाएगा, 90 का मेरा 10% 9 हो जाएगा। तो मेरी वैल्यू 81 आ जाएगी क्या, मेरी वैल्यू 81 आ जाएगी क्या। अगर मैं नेट चेंज की बात करूं तो क्या ये मेरा 19 का ही दिख रहा है क्या मुझे। भाई 100 से 81 में अगर मैं जाऊं तो मेरा 19 का ही डिक्रीज है क्या। और 19 का डिक्रीज अगर 100 पे है तो क्या ये मेरा 100 से 100, तो ये मेरा 19% का डिक्रीमेंट आ गया क्या।
तो आप लोगों ने देखा कि भाई जब हमने सक्सेसिव लगाया तब भी हमारा 19% आया, और बेसिक से जब हम कर रहे हैं तब भी 19% आया है। तो ये आप लोग देख लीजिए भाई, बेस्ट हमारे लिए क्या है, सक्सेसिव लगाना। क्योंकि अगर 10% का रिडक्शन दिखा रखा है, फिर से 10% का रिडक्शन दिखा रहा है, तो हम लोग कितना जल्दी निकाल सकते हैं, -10 और ये मेरा मतलब a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन 100, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूले में अपनी दोनों वैल्यूज़ रखो और आंसर हमारा खट से आ जाएगा। ठीक है, ना तो हमें रेशो पे जाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना हमें बेसिक पे जाने की ज़रूरत पड़ेगी, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रखी और हमारा आंसर आ गया। तो आई होप समझ पाए होंगे आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि भाई अगर हमारा दोनों बार अगर हमें कोई भी ऐसी वैल्यू दी गई है कि भाई जहाँ पे हमारा डिक्रीज दे रखा है या इंक्रीज दे रखा है, तो हम लोग सक्सेसिव लगा के नेट परसेंटेज चेंज जो है वो जल्दी निकाल सकते हैं। और कंपटीशन में हमें जल्दी ही चीज़ों को करना होता है। ठीक है, तो एग्जांपल एक और समझते हैं। अब देखो एक और एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, द प्राइस ऑफ ए बुक इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड अगेन इंक्रीज्ड बाय 10%। पहले मेरा 20% इंक्रीज हुआ बुक के प्राइस में और फिर से 10% का इंक्रीज हो गया। तो हमें फाइंड द कंबाइंड इंक्रीमेंट इन टोटल प्राइस। तो हमें टोटल प्राइस में इंक्रीमेंट बताना है। ठीक है, पहले मेरा 20% का इंक्रीमेंट हुआ, फिर मेरा 10% का फिर से इंक्रीमेंट हो गया बुक के प्राइस में। तो ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, और अगर मैं इसे डायरेक्ट रखूं फॉर्मूले में तो 20 + 10 + 20 × 10 अपॉन 100। ठीक है, 0 से 0 मेरी 20 + 10 ये मेरा 30 और ये मेरा 2, तो मेरा 32% का नेट चेंज आ जाएगा क्या भाई? मेरा 32% का नेट चेंज आ जाएगा क्या? आई होप आप लोगों को समझ आया होगा और अब चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो गई होंगी कि अगर हमें एग्ज़ाम में दिया हुआ है तो हम लोग कैसे जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, फटाफट एग्जांपल अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्योंकि अब मुझे लगता है कि आप लोग समझ पाए होंगे चीज़ों को। ठीक है, जैसे मेरा एग्जांपल है, द प्राइस ऑफ ए कार इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देन डिक्रीज्ड बाय 10%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज इन टोटल प्राइस। तो हमारा यहाँ पे भी वही पूछा गया है कि हमारा नेट चेंज कितना होगा। ठीक है, तो पहले हमारा 20% से इंक्रीज हुआ है और फिर 10% से डिक्रीज हुआ है। भाई 20% हमारा पहले इंक्रीज हुआ है और फिर 10% से हमारी वैल्यू डिक्रीज हुई है। तो 20% से इंक्रीज हुआ है और 10% से हमारी वैल्यू डिक्रीज हुई है। तो 20 × माइनस के 10% 20% अपॉन 100। ठीक है, तो 20 ये मेरी 10 हो गया 10% और प्लस के ये मेरा हो जाएगा माइनस का 2, क्योंकि 20 × 10 200 अपॉन 100, 2 0 से 2 0 और ये मेरी माइनस का 2% और 10 माइनस के 2 मेरा 8% का नेट इंक्रीज मेरी वैल्यू में हो जाएगा। ठीक है, समझ पाए ना? चलो फिर नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग डिस्कस। देखो एक और एग्जांपल, प्राइस ऑफ टिकट ऑफ ए जू इंक्रीजेज बाय 50% एंड नंबर ऑफ विजिटर्स रिड्यूस्ड बाय 20%, फाइंड इफेक्टिव इंक्रीज और डिक्रीज ऑन इनकम। ठीक है, हमें बताना है इनकम में कितना हमारा चेंज हुआ। 50% इंक्रीज हुआ है और 20% विजिटर रिड्यूस हो गए हैं। देखो अब अगर मैं इस वाले क्वेश्चन की आप लोगों को बेसिक अप्रोच बताऊं तो बहुत सारे हम लोग इसे कैसे करते हैं। जैसे हमारा प्राइस है, ठीक है, प्राइस है और ये मेरे नंबर ऑफ विजिटर हैं, तो ये मेरे प्राइस इनटू नंबर ऑफ विजिटर, यानी कि एक आदमी का प्राइस और कितने आदमी वहाँ पे विजिट किया है, तो ये मेरी टोटल इनकम होती है भाई। ये मेरी टोटल इनकम होती है ना भाई, प्राइस इनटू नंबर ऑफ विजिटर, तो ये मेरी टोटल इनकम हो गई। और प्राइस मेरा
50% इंक्रीज हुआ है और विजिटर मेरे 20% ना, हाँ विजिटर मेरे 20% रिड्यूस हो गए हैं। ठीक है, तो प्राइस अगर मेरा 50% इंक्रीज हुआ है यानी कि मेरी वैल्यू 1/2 थी, होता है ना, तो 2 से 3 हो गया प्राइस मेरा, और विजिटर मेरे 20% डिक्रीज हुए हैं तो मेरे विजिटर 5 से 4 हो गए। ठीक है, अगर मैं टोटल इनकम की बात करूं तो मेरी 5 2 जा 10 से टोटल इनकम 3 4 जा 12 हो गई। तो मेरा 2 का चेंज आया और ये मेरा 2 का चेंज 10 पे आया। भाई 2 का चेंज मेरा टोटल इनकम 10 पे आया, तो ये मेरा 20% का नेट इनकम में मेरा इंक्रीज आया क्या? अगर मेरा प्राइस 50% से इंक्रीज हुआ है, ठीक है, और मेरा नंबर ऑफ विजिटर 20% से डिक्रीज हुए हैं, तो मेरा टोटल इनकम में 20% का इंक्रीज हो गया। अगर इसमें भी हम लोग सक्सेसिव लगाएं, देखो ये तो हमारी बेसिक अप्रोच होती थी इस क्वेश्चन को करने की, लेकिन मैं आपको क्या बोलूँगा कि आप लोग इन वाले क्वेश्चंस में भी सक्सेसिव लगाओ। ठीक है, 50% से मेरा इंक्रीज था तो S इज इक्वल टू मेरा 50 प्लस के -20 प्लस 50 इंटू माइनस का 20 अपॉन 100। ठीक है, तो 50 माइनस का 20 मेरा 30 और 50 और 20 5 2 जा 10। ठीक है, ये मेरा 1000 हो जाएगा ऊपर वाला। भाई 50 इंटू 20 मेरा 1000 अपॉन 100, तो क्या ये मेरा माइनस का 10 आ जाएगा क्या? और 30 माइनस 10 मेरा 20% का नेट इंक्रीज मेरा आ गया क्या? तो आप लोगों ने देखा कि हम लोग इस क्वेश्चन को पहले बेसिक से ऐसे बनाते थे, लेकिन डायरेक्ट अब हमें क्या समझ आया कि हम लोगों को इसमें भी सक्सेसिव लगा देना है और अप्रोच हमें ये वाली डेवलप करनी है अपनी, ना कि ये वाली। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें लगने वाला है टाइम और वहाँ हमारा क्वेश्चन खट से हो जाएगा। एक बार डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यूज़ रखी और आंसर हमारा आ गया। तो मायने अप्रोच रखती है, हमें क्वेश्चन किसी को सोल्व करके तो दिखाना नहीं है एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें तो टिक करना है बस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है हमारा, हमें ये तो नहीं है कि सॉल्यूशन अगर हम अच्छा करेंगे तो हमें ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। हमें सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करने से मतलब है, और क्वेश्चन हमारा कैसे जल्दी सोल्व हो रहा है वो अप्रोच हम लोगों को डेवलप करनी है, और उसी अप्रोच पे हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। समझ पाए हैं तो अगला एग्जाम्पल और करते हैं फटाफट से। जैसे अगले एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड इट्स ब्रेथ इज ऑल्सो इंक्रीज्ड बाय 10%। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। ठीक है, तो इसमें इसकी भी अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो बेसिक अप्रोच हमारी क्या होती थी भाई, लेंथ और ब्रेथ इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ हमारा एरिया होता है। तो हमारा कितना परसेंट का चेंज है? 20% का लेंथ में और 10% का इंक्रीज ब्रेथ में ना। हाँ, 20% का इंक्रीज मेरा लेंथ में और 10% का मेरा ब्रेथ में। ठीक है, तो 10% का चेंज मेरा 10 से 11। भाई 10% का अगर इसमें चेंज है मेरा 10% का, ठीक है, तो अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू बताऊं तो ये मेरी 1/10 होती है, और 20% की मेरी कितनी होती है? 1/5। यहाँ मेरा 20% का चेंज था तो 5 से मेरी वैल्यू 6 हो गई थी, और 10% का चेंज यानी कि 10 से मेरी वैल्यू 11 होगी। तो क्या मैं बोल सकता हूँ मेरी 50 से वैल्यू 66 हो जाएगी, और ये मेरा 16 का चेंज है 50 पे। और अगर आप लोग ये चीज़ भी देखो, अगर मेरा 16 का चेंज 50 पे है, ठीक है, तो अगर मैंने दोनों वैल्यू को डबल कर दूं, अगर मैं इसे 32/100 कर दूं, तो यही तो हमारा परसेंटेज होता है भाई। 100 पे कोई भी वैल्यू हमारी परसेंटेज ही तो होती है। तो भाई 100 पे कोई भी वैल्यू हमारी परसेंटेज होती है, यानी कि हमारा 32% का नेट चेंज आ गया।
लेकिन फिर से मैं आप लोगों को कहूँगा कि हमें इस अप्रोच से जाना ही नहीं है। हमें क्या करना है, डायरेक्ट वैल्यू अपनी सक्सेसिव में रखनी है। 20% प्लस 10% प्लस 20 इंटू 10 अपॉन 100, 2 जीरो से मेरी 2 जीरो, 20 प्लस 10 30 प्लस 2, भाई ये मेरा 30 और ये मेरा 2, तो 32% जब मेरा फॉर्मूले में वैल्यू रख के आ रहा है तो मैं इतनी बड़ी अप्रोच से क्यों जाऊँगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, सक्सेसिव में वैल्यू रखनी है। और देखो बच्चों को लगता है ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, लेकिन ये परसेंटेज का क्वेश्चन है और इतनी इजी अप्रोच है इसकी। और ये ऐसा नहीं है कि ये इजी क्वेश्चन है तो एग्जाम में नहीं आते। ये रिसेंटली आया हुआ है क्वेश्चन है, ये CGL 2020 में पूछा हुआ, प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाँ, CGL 2020 के प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं कि कैसे एग्जाम्पल हमारे हो जाए। अगर एक लास्ट एग्जाम्पल और कर लेते हैं, टाइम बहुत हो गया, बहुत लंबी क्लास हो गई है। जैसे अगर मैं बोलूं इफ ईच एज ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 20% देन द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया इज। ठीक है, एज हमारी स्क्वायर की 20% से इंक्रीज हो रही है। अब देखो स्क्वायर मेरा कैसा होता है भाई, साइड इनटू साइड स्क्वायर का एरिया होता है, और 20% से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, 20% से अगर मैं इंक्रीज की बात करूं तो ये मेरी 5 से 6 हो रही है, ये भी 5 से 6 हो रही है। ठीक है, तो ये मेरी 25 से 36 हो गई, तो मेरा कितने का चेंज हो गया, 11 का चेंज हो गया मेरा 25 पे। तो 100% अगर मैं इसकी निकालूं तो 25 से 4 टाइम्स, तो ये मेरा 44% आ गया नेट चेंज। लेकिन अगर फिर से वही बात है कि मैं अगर सक्सेसिव में इसे रखूं तो मेरा 20% ए की वैल्यू, क्योंकि मेरी साइड है, स्क्वायर का क्या देखो, स्क्वायर में क्या होता है, हमारी साइड इंटू साइड इज इक्वल टू एरिया होता है। जैसे लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू हमारा एरिया होता है, तो साइड इंटू साइड इज इक्वल टू हमारा एरिया होता है स्क्वायर का। तो ऐसे हमारा इंक्रीज क्या हो रहा है, दोनों साइड इंक्रीज हो रही है, इसलिए 20% का इंक्रीज हो रहा है और 20% की दूसरी साइड इंक्रीज हो रही है। तो हमारी ए की वैल्यू भी 20 ही है और बी की वैल्यू भी 20 ही है, और प्लस 20 इंटू 20 अपॉन 100 अगर मैं करूंगा, ठीक है, 20 इंटू 20 अपॉन 100, तो ये मेरा 40 और ये मेरा 20 इंटू 20 यानी कि 20 का स्क्वायर 400 अपॉन 100, ये मेरा 4 आ जाएगा। तो ये मेरा 44% का नेट चेंज आ गया क्या एरिया में, तो ये मेरा 44% का नेट चेंज एरिया में आ गया क्या। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी। इसका बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज की क्लास बहुत लंबी हो गई है। तो अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक तो प्लीज़ करिएगा ही, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल का, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करना ही है आप सभी को, अगर अच्छा लग रहा है तो। और आप लोग चाहते हैं, आप लोगों का सपोर्ट और प्यार बना हुआ है, 1000 व्यूज़ हमने अभी क्रॉस किए हैं, तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। ठीक है, और क्लासेस के लिए कंटिन्यू मैं रहूँगा अब से, और ऐसे ही हम लोग अप्रोच के बारे में डिस्कस करते रहेंगे, कैसे हम लोग टाइम अपना कम कर पाएँ। तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में चैनल को शेयर कीजिएगा जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और ख़ुद भी आप लोग पढ़ते रहिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।